हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेड मार्क ऑनलाइन पे। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें से एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने कुल 31 क्वेश्चन को देखा है। आज हम 32 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। अगर इससे पहले का पार्ट आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। और क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी। देखिए, जब कोई सभ्यता दूसरे सभ्यता में प्रवेश करता है तो चीज़ों का आदान प्रदान होता है। लोग एक दूसरे की सभ्यता से चीज़ें सीखते हैं। उन्हीं चीज़ों को सीखने में, उन्हीं विकास कर्म में लोग एक दूसरे की कला सीखते हैं, लोग एक दूसरे की विज्ञान, लोग एक दूसरे की संस्कृति आदि सीखते हैं। तो पुर्तगाली जब भारत आए थे तो भारतवासियों ने उनसे क्या सीखा। तो देखिए, अगर खेती में हम लोग जान लें तो मक्का, टमाटर, तंबाकू, लाल मिर्च, आलू इत्यादि की खेती करना पुर्तगालियों के आगमन से ही इसका विकास माना जाता है कि भारत में इन चीज़ों की खेती का विकास पुर्तगालियों के आगमन के द्वारा ही हुआ है। तो याद रखेंगे, ऑप्शन में तंबाकू है, लाल मिर्च है, आलू है, पान है। पान नहीं होगा, पान की शुरुआत पुर्तगालियों के आगमन से नहीं हुई है, तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा पान, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी, तो पान की खेती इनके आगमन का परिणाम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किसके विकास में पुर्तगालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि पुर्तगालियों के भारत आगमन की वजह से इन चीज़ों का विकास संभव हो पाया था भारत में। तो देखिए, जहाज निर्माण कला, प्रिंटिंग प्रेस और गोथिक कला, इन सभी का विकास जो है पुर्तगालियों के भारत आगमन से संभव हुआ था। गोथिक कला एक वास्तुकला है, वास्तुकला या भवन निर्माण की शैली है, भवन निर्माण का कला है, और इस तरह से इन सभी का विकास पुर्तगालियों के भारत आगमन के कारण ही हो पाया था। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन का कारण क्या था। पतन का क्या कारण था पुर्तगाली साम्राज्य का। देखिए, हम लोग जैसे जानते हैं कि पुर्तगाली साम्राज्य यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहली कंपनी थी जो भारत में व्यापार करने के लिए आती है, और यह सबसे आखिरी कंपनी बनती है जो भारत से अपना व्यापार को समाप्त करके, या इस कंपनी का भारत में समापन होता है। तो इस पुर्तगाली कंपनी भारत में सबसे लंबे अरसे तक, सबसे ज़्यादा अवधि तक व्यापार करने वाली एक यूरोपीय कंपनी रही। लेकिन इसका पतन का कारण क्या हुआ। धार्मिक असहिष्णुता, जी हाँ। भारतीय व्यापारियों संग लूटपाट, जी हाँ, ये भी कारण था। भारतीय महिलाओं संग वैवाहिक नीति, जी हाँ, ये भी कारण था। और आपको याद होगा, पहले सेशन में हम लोगों ने इस बारे में चर्चा किया है कि जब इनका व्यापार स्टेबल होने लगा भारत में, तो गवर्नर का पद भारत में आया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के पद पर सबसे पहले अल्मीडा आए थे, और दूसरे गवर्नर आए थे अल्फांसो द अल्बुकर्क। और अल्फांसो द अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली साम्राज्य का या पुर्तगाली कंपनी का भारत में व्यवस्थापक के रूप में जाना जाता है। वास्तविक व्यवस्थापक कहा जाता है अल्फांसो द अल्बुकर्क को। इनकी नीति थी कि इन्होंने पुर्तगाली पुरुषों को या यूरोपीय पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि वो भारतीय महिलाओं संग वैवाहिक संबंध स्थापित करें, विवाह करें, और इस तरह से उनके व्यापार को लाभ पहुंचे। तो इनमें से सभी कारण हो जाते हैं जिसके कारण पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1961 ईस्वी में गोवा की स्वतंत्रता के समय गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था। यानी कि जब 1961 में गोवा को स्वतंत्र करवाया गया, गोवा को भारत में शामिल करवाया गया था, उस समय गोवा पुर्तगाली गवर्नर कौन था। उसका नाम है एंटोनियो वास्लो ई सिल्वा। आप याद रखेंगे, एंटोनियो सिल्वा। 1961 के समय एंटोनियो सिल्वा ही पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर हुआ करते थे भारत में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर की किलेबंदी की थी? तो पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने हुगली की किलेबंदी की थी। हुगली की किलेबंदी की थी 1632 ईस्वी में, क्योंकि पुर्तगालियों ने हुगली को लूटपाट का केंद्र बना रखा था और यही वजह है कि शाहजहां ने किलेबंदी किया पुर्तगालियों को और पुर्तगालियों को गोवा से खदेड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37 नंबर, 1596 ईस्वी में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? अब देखिए, डच के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन में हम लोग देखते हैं कि 1602 ईस्वी में स्थापित होती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी और सबसे पहला डच यात्री यानी नीदरलैंड या हॉलैंड के यात्री को डच यात्री कहा जाता है, डच कहा जाता है। और इस तरह से नीदरलैंड या हॉलैंड से जो व्यक्ति यहाँ आए उसे डच यात्री के नाम से या डच नागरिक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले 1596 ईस्वी में एक डच यात्री भारत आया था और उसका नाम था कार्नेलियन हाउटमैन। कार्नेलियन हाउटमैन पहला डच यात्री था जो भारत की यात्रा करता है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में कुछ जान ले, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। कार्नेलियन हाउटमैन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये पहले डच यात्री हैं जो भारत की यात्रा करते हैं। देखिए, ये यूरोप से आने के क्रम में उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए इससे पहले पुर्तगाली यात्री भारत पहुंचे थे, लेकिन ये यहाँ पर पहुंचते हैं और इस पॉइंट का नाम है उत्तम आशा अंतरीप, कैप ऑफ गुड होप। यहाँ पर पहुँचने के बाद ये कार्नेलियन हाउटमैन ये इस तरफ नहीं जाते हैं, भारत के तरफ नहीं जाते हैं, बल्कि ये हिंद महासागर में होते हुए इंडोनेशिया द्वीप समूह को जाते हैं और इंडोनेशिया द्वीप समूह में सुमात्रा पहुंचते हैं, ये सुमात्रा। और ये यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी मसालों के व्यापार के लिए बहुत अच्छा अवसर है और फिर ये यहाँ से सुमात्रा से इंडिया की तरफ जाते हैं और इंडिया की तरफ जाते हैं तो वह देखते हैं कि इंडिया में पहले से ही पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा है, वो वहाँ पहले से व्यापार एस्टेब्लिश्ड कर चुके हैं। इसलिए डचों ने भारत की अपेक्षा इंडोनेशिया के साथ व्यापार करना ज़्यादा लाभप्रद बताया। लेकिन इसके अलावा भी डच भारत के साथ मसालों का, नील का, अफीम का, सौड़ा का, सूती वस्त्र का आदि का व्यापार किया। ठीक है, और खासकर हम ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी है कि सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु किसने बनाया भारत में? तो डचों ने ही। डचों को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाया है। जिस तरह से हम लोग देखते थे कि भारत का जापान के साथ व्यापार करवाने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। उसी तरह डच को यह श्रेय जाता है कि उसने सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाया, यानी इसका व्यापार करना शुरू करवाया। इसके अलावा हम लोग अगर देखें डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो हम लोग देखते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहला डच यात्री आपको 1596 ईस्वी में आता है, 1596 ईस्वी में, और इसका नाम रहता है कार्नेलियन हाउटमैन। और ये सुमात्रा पहुंचते हैं और उसके बाद सुमात्रा से होते हुए ये भारत पहुंचते हैं और इस तरह ये मसालों के व्यापार के लिए प्रोत्साहित करते हैं डचों को। और 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है और ये कंपनी भारत आती है और भारत में व्यापार अपना शुरुआत करती है। और इस कंपनी का नाम एक और नाम है, जिस तरह से हम लोगों ने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जब पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि उसका एक सेकंड नाम भी था एस्तादो द इंडिया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्तादो द इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह डच ईस्ट इंडिया कंपनी को
इसे वेडिंग दे ओस्ते इंडसे कंपनी इस नाम से भी जानते हैं। वेडिंग दे ओस्ते इंडसे कंपनी के नाम से भी जानते हैं। यह भारत में आया 1602 ईस्वी में और व्यापार करना शुरू किया, और इसने 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में अपना व्यापारिक कारखाना खोला 1605 ईस्वी में सर्वप्रथम। इसके बाद उसने कई व्यापारिक कारखाना खोला 1616 ईस्वी में सूरत में। इसके अलावा जो है 1632 ईस्वी में पटना में, 1627 ईस्वी में पिपली राजस्थान में, 1653 ईस्वी में चिनसूरा जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ इन्होंने व्यापारिक कारखाना खोला। तो ये सारे व्यापारिक कारखाने खोला और एस्टेब्लिश्ड किया अपने व्यापार को। लेकिन सबसे पहला व्यापारिक कारखाना जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोला था, तो वो खोला था कहाँ आपको? मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। और कब? 1605 ईस्वी में। इसके साथ साथ इन्होंने अपना जो है मुख्यालय नगर नागपट्टनम को बनाया था। नागपट्टनम को मुख्यालय नगर बनाया था। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय बना रखा था गोवा को, इसी तरह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय नगर बनाया था नागपट्टनम को बनाया था। अब देखते हैं कि इसने 1619 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1619 ईस्वी में इंडोनेशिया पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद वो जकार्ता को जीत लेता है। इंडोनेशिया का एक द्वीप है जकार्ता, और जकार्ता को जीतने के बाद वहाँ एक नगर स्थापित करता है डच, और उस नगर का नाम है बाटविया नगर। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बाटविया नामक नगर की स्थापना डचों ने कहाँ किया था? तो इंडोनेशिया में किया था, जकार्ता द्वीप समूह पे किया था। इसके अलावा 1641 ईस्वी में मलक्का को जीतता है। 1658 ईस्वी में श्रीलंका को जीत लेता है। तो ये सब इस तरह से इन्होंने अपना विस्तार किया। लेकिन आखिरी का हम देखते हैं कि दो युद्ध होते हैं, एक 1741 ईस्वी में और दूसरा युद्ध होता है 1759 ईस्वी में। 1741 और 1759 ईस्वी में। 1741 में जो युद्ध होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोलाचोल का युद्ध 1741 में। और ये युद्ध होता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी और मार्तंड वर्मा, ये केरल के शासक थे मार्तंड वर्मा, इसके साथ डचों का मुकाबला होता है और डच इसमें बुरी तरह से परास्त हो जाते हैं। तो इसकी शक्ति यहाँ से कमज़ोर होने लगती है। और फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि डच एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1659 ईस्वी में हम लोग देखते हैं कि बेदरा का युद्ध करता है। ये बेदरा का युद्ध, पश्चिम बंगाल में जगह है बेदरा, वहाँ ये युद्ध होता है और इसमें ब्रिटिशों की जीत हो जाती है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर से सफाया हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं और देखते हैं कि इससे क्वेश्चन क्या क्या बन पाते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी से, और उस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से हल कर पाते हैं। चलिए, तो ये था क्वेश्चन। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? तो कार्नेलियन हार्टमैन था। 1596 ईस्वी में भारत आता है, और भारत आने से पहले ये इंडोनेशिया जाता है और इंडोनेशिया से भारत आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच कंपनी वेरिंगदे ओस्टदे इंडसे कंपनी, हमने बताया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम है वेरिंगदे ओस्टे इंडसे कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1602 ईस्वी में स्थापना हुई है इसकी। हम लोगों ने अभी चर्चा भी किया है इसके बारे में। नेक्स्ट है, डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री में किसका मिलान गलत है? यानी कि फैक्ट्रियां दी गई है जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित की गई है और उसका मिलान वर्ष। तो हम लोगों ने देखा था पहला ही फैक्ट्री खोला था 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, तो ये तो सही है। दूसरा 1608 ईस्वी में सूरत में, नहीं ये गलत है। 1616 ईस्वी में खोला गया था सूरत में फैक्ट्री, और इस तरह से ये गलत है और हमें गलत ही को चूज करना था। तो इस तरह से ये ऑप्शन तो हमारा सही हो जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। पिपली में हम लोगों ने देखा था, पिपली राजस्थान में 1627 ईस्वी में कारखाना खोला गया था, और चिंसूरा यानी कि पश्चिम बंगाल में 1653 ईस्वी में कारखाने स्थापित किए गए थे डचों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, डचों ने बाटविया नामक नगर की स्थापना कहाँ किया था? बाटविया नामक नगर की स्थापना हम लोग चर्चा किए हैं कि ये इंडोनेशिया में किया है। इंडोनेशिया पर इन्होंने हमला किया था 1619 ईस्वी में, 1619 ईस्वी में, और जकार्ता को जीता था। और जकार्ता को जीतने के बाद जकार्ता में एक नया नगर स्थापित करता है जिसका नाम देता है बाटविया नामक नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारतीय वस्त्रों का निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसको है? मैंने बताया था अभी, भारतीय वस्त्रों या सूती वस्त्रों को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय जाता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों की व्यापारिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? देखिए इससे पहले आप 41 नंबर क्वेश्चन में एक और बात को समझिए कि भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जाता है डचों को, और अगर कहे कि भारत का जापान के साथ जो व्यापार करने का श्रेय है वो किसे जाता है, तो वो पुर्तगालियों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों की व्यापारिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि पुर्तगालियों की व्यापारिक व्यवस्था जो थी वो आधारित थी कार्टेल पे। किस पे? कार्टेल पे। कार्टेल का मतलब होता है लाइसेंस व्यवस्था पर। इसी तरह डचों की जो व्यापारिक व्यवस्था थी वो आधारित थी कार्टेल पर। पुर्तगालियों की व्यापारिक व्यवस्था कार्टेज पे मैंने कार्टेल बोल दिया शायद। कार्टेज का मतलब होता है लाइसेंस। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, खासकर जो है सो अरब सागर का क्षेत्र, उस पर कब्जा स्थापित कर लिया था, और जिन व्यापारियों को इस रास्ते में या इस महासागरीय क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में व्यापार करना होता था, उन्हें पुर्तगालियों से लाइसेंस लेना पड़ता था, और उसी लाइसेंस को कार्टेज कहा जाता था। तो वो पुर्तगालियों की व्यवस्था थी, लेकिन अगर डच की हम व्यापारिक व्यवस्था देखें तो वो कार्टेल पर आधारित थी, कार्टेल व्यवस्था पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच राजा मार्तंड वर्मा से, यहाँ पे कोमा होगा, डच राजा मार्तंड वर्मा से किस युद्ध में पराजित होने के कारण उसकी राजनीति केरल में समाप्त हो गई? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कोलाचेल का युद्ध हुआ था 1741 में, 1741 ईस्वी में, और इस युद्ध में राजा मार्तंड वर्मा ने डचों को पराजित किया था, और इस तरह से केरल में जो एक प्रभुसत्ता था, केरल में जो एक राजनीतिक दबदबा बना रखा था डच, उसकी समाप्ति इस युद्ध के साथ हो जाती है। और आखिरकार 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध से तो इसे खदेड़ दिया जाता है भारत से, इसका पूरा भारत में इसका दबदबा खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? तो देखिए सबसे पहले तो ब्रिटिशों ने किया था, ब्रिटिश 217 साझेदारों के साथ मिलकर जो है पूंजी इकट्ठा किया था, लेकिन इसमें चूंकि ब्रिटिश नहीं है तो हम डच को ऑप्शन सही मारेंगे, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा डच। लेकिन याद रखेंगे अगर ऑप्शन में ब्रिटिश रहते तो ब्रिटिश सही ऑप्शन मारते। एक मिनट इसको देख लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डच का सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनियों में से
किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र दिए गए ऑप्शन में सही होगा लीवेंट कंपनी। लीवेंट कंपनी ब्रिटिश कंपनी में से एक था जिसे भारत में सबसे पहले व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। याद रखें, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले से भारत में व्यापार कर रहे थे। कौन? लीवेंट कंपनी। और दोनों में अंतर है, आगे हम अंतर बताएंगे। चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए। लीवेंट कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी एकाधिकार प्राप्त था। अब दोनों में अंतर क्या है? लीवेंट कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था स्थलीय मार्ग से भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार था, और वहीं पर हम लोग देखते लेते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जलीय मार्ग से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। यानी कि जलीय मार्ग के द्वारा भारत या पूर्वी देशों के साथ व्यापार कोई और कंपनी नहीं कर सकता था। ये एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही प्राप्त था। उसी तरह भारत के साथ या पूर्वी देशों के साथ जो ब्रिटिश कंपनी था, उनमें से लीवेंट कंपनी ही एक ऐसी कंपनी थी जिसे स्थलीय मार्ग के द्वारा व्यापार करने का अधिकार था, और कोई दूसरी कंपनी स्थल मार्ग से व्यापार नहीं कर सकते थे भारत या पूर्वी देशों के साथ। तो ये दोनों में अंतर है। लीवेंट कंपनी, ऑप्शन से हमारा लीवेंट कंपनी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाने जाने वाली लंदन के कुछ व्यापारियों ने। जी हाँ, लंदन के कुछ व्यापारियों ने जो मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता था, उन्होंने 217 साझीदारों ने मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी कि राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया था? और ये व्यापार करने का एकाधिकार कहाँ से था? तो जलीय मार्ग से था। तो रानी एलिजाबेथ जिन्होंने ये एकाधिकार दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ये एकाधिकार रानी एलिजाबेथ के द्वारा मात्र 15 वर्षों के लिए दिया गया था। बाद में हम लोग देखते हैं कि जेम्स प्रथम ने इसे हमेशा के लिए कर दिया, यानी अनिश्चितकालीन कर दिया इस अधिकार पत्र को, वो बाद की बात है। लेकिन रानी एलिजाबेथ ने जो 1600 ईस्वी में राजकीय अधिकार पत्र दिया था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 15 वर्षों के लिए दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जहाज का नाम क्या था जिसमें विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आए थे? विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आए थे। तो देखिए, इस जहाज का नाम था हेक्टर। इस जहाज का क्या नाम था? हेक्टर नाम था, और हेक्टर नामक जहाज पर बैठकर ही विलियम हॉकिंस पहली बार भारत की यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथन पहला है, देखते हैं। हॉकिंस 1908 ईस्वी में सूरत पहुंचता है तथा 1909 ईस्वी में आगरा के दरबार में जहांगीर से भेंट करता है। ठीक है, ये सही बात है। दूसरा है, जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। हाँ, ये भी सही है। इस तरह से 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, हॉकिंस के बारे में समझ लीजिए कि हॉकिंस 1908 ईस्वी में भारत पहुंचता है, सूरत पहुंचता है ये 1908 ईस्वी में, और अगले ही साल 1909 ईस्वी में आगरा दरबार में जहांगीर के आगरा दरबार में पेश होता है। और देखिए, ये जो हॉकिंस साहब थे, ये विलियम हॉकिंस, ये पूरी तैयारी के साथ आए थे। क्यों? क्योंकि इन्हें अधिकार लेना था, इन्हें आज्ञा लेना था, परमिशन लेना था जहांगीर से कि वो भारत में अपना व्यापारिक कोठी खोल सके और भारत में अपने व्यापार को बढ़ा सके। तो ये पूरे तैयारी में आए थे। ये जानते थे कि जहांगीर को पेंटिंग का बहुत शौक़ है, चित्रकारी की बहुत शौक़ है, तो ये अपने साथ बहुत अच्छी अच्छी चित्रकारियाँ करके लाए थे इन्हें भेंट देने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये जानते थे कि मुग़लों की राजकीय भाषा जो है सो फारसी है, इसलिए कैप्टन हॉकिंस या विलियम हॉकिंस अच्छी फारसी सीख कर आए थे ताकि वो जहांगीर से फारसी में बात कर सके। तो याद रखें कि ये हुआ। और ये आए, जब जहांगीर के आगरा दरबार में पहुंचे तो ये इन्होंने बात किया फारसी में, उन्हें जहांगीर को उपहार दिया, पेंटिंग्स दिया। जहांगीर खुश हुए और
प्रथम दृश्य हमें नज़र आता है कि जहांगीर ने इन्हें अधिकार भी दिया, व्यापारिक अधिकार भी दिया, व्यापारिक छूट भी दिया, लेकिन चूंकि उस दरबार में एक दल मौजूद था पुर्तगालियों का, और पुर्तगाली पहले से ही यहाँ कब्जा जमाया हुआ था। पुर्तगालियों का एक दल उस दरबार में मौजूद था, और जिसके विरोध के कारण जहांगीर ने ये अधिकार जो है कैप्टन हॉकिंस से वापस ले लिए, यानी कि कैप्टन हॉकिंस को अधिकार नहीं दिया गया। याद रखें कि पुर्तगाली जो थे उस समय दबदबा बना रखे थे भारत में। अब हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से जो है सो उनका ये दबदबा था कि अकबर को भी जो है सो मतलब कि हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार करना पड़ा, तो उन्होंने कार्टेज लिया था पुर्तगालियों से, तो एक अच्छा दबदबा बना रखा था। और उन्होंने यह हवा फैला रखी थी पुर्तगालियों ने कि उस समय में पुर्तगालियों जैसा नौसैनिक शक्ति और किसी के पास नहीं है। ठीक है, बाद में हम लोग देखते हैं कि जब ये हवा बिगाड़ देता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसे हराता है उसके सैनिकों को, नौसैनिक शक्ति को, तो फिर जो है सो परिस्थितियां बदलती हैं। ठीक है, अच्छा, हॉकिंस के साथ जो है जब ये पहली बार इनके दरबार में आए थे, जहांगीर के दरबार में, तो इनके साथ एक ब्रिटिश साहित्यकार आए थे जिनका नाम था विलियम फिंच नामक इतिहासकार या साहित्यकार जो है विलियम हॉकिंस के साथ आए थे जहांगीर के दरबार में, और इन्होंने अपनी कृति में जहांगीर और उसकी प्रेमिका अनारकली इनका चर्चा किया है। तो कई बार पूछता है कि कौन सा ऐसे ब्रिटिश साहित्यकार हैं जिन्होंने जहांगीर और अनारकली के बारे में अपनी कृति में चर्चा किया है या अपने पुस्तकों में इसका जिक्र किया है। तो उस इतिहासकार, उस साहित्यकार का नाम है विलियम फिंच, जो कि विलियम हॉकिंस के साथ जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है, लेकिन अधिकार तो नहीं प्राप्त कर पाए हॉकिंस, लेकिन चूंकि जहांगीर खुश हुए इनसे, तो इन्हें जो है सो इंग्लिश खान की उपाधि दी, और साथ ही साथ इसे जो है सो हॉकिंस को मुगल मनसबदार बना लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर से किस अंग्रेज ने व्यापार करने की अनुमति पाने में सफलता प्राप्त हुआ? यानी पहली बार 1611 ईस्वी में कोई अंग्रेज जो मुगल दरबार में पहुंचा और व्यापार की अनुमति पाने में सफलता प्राप्त की थी, उसका नाम था कैप्टन मिडल्टन। और हम लोग देखते हैं कि यही व्यापारिक छूट जो यहाँ पर मिलता है, और पहली बार मछलीपट्टनम में जो है सो एक व्यापारिक कारखाना खोला जाता है इसके द्वारा। और तत्कालीन जो कर्नाटक के सरकार होते हैं वो इस कंपनी मतलब कि इस कारखाना को मान्यता भी दे देता है। मछलीपट्टनम में जो कारखाना खोला जाता है 1611 ईस्वी में, इसे मान्यता भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई। तो 1611 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर से किस अंग्रेज ने व्यापार करने की अनुमति पाने में सफलता प्राप्त किया था? तो कैप्टन मिडल्टन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो सीधी सी बात है, सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था कब? 1608 ईस्वी में यह स्थापित किया। 1608 ईस्वी में स्थापित किया था, लेकिन इसे मान्यता उस समय नहीं मिला था। इसे बाद में 1613 ईस्वी में मान्यता दिया जाता है, और उस समय जो शासनकाल होता है वो जहांगीर का होता है। तो ऑफ कोर्स आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर। और इस तरह से जो है इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर आपका सही ऑप्शन है। चलिए इसी के साथ टाइम समाप्त होता है, 30 मिनट होने को है, और हम फिर चलते हैं। थोड़ा सा डिटेल्स करने में समय लग जाता है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो कुछ सीधे क्वेश्चन रटने में आपको समय और दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा उसके बारे में डिटेल्स बता दें। अब बाकी आपने पढ़ा ही होगा, तो ये तो इस MCQ है, आप अपनी नॉलेज को ये जज कर रहे हैं कि आप कितना सीख चुके हैं पढ़ के सब्जेक्टिव। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ाते हैं, और इसका 2 पार्ट और आएगा, और इस तरह से हमारा चार पार्ट में जो है सो पहला चैप्टर समाप्त होगा। और इसे पढ़ने के बाद
इसे पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि फिर आपसे क्वेश्चन बनेंगे। आप कोई भी किताब उठाएंगे और इस चैप्टर को जब आप हल करना शुरू करेंगे तो 90-95% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, और इतना बन जाता है तो यकीनन आप अच्छी स्थिति में हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।